शुद्ध रखने के लिए वेद पुराण रामचरितमानस पे आधारित आपको आध्यात्मिक पहलू से अवगत तो कराता ही है। तन किस प्रकार से ठीक रहे जिससे कि हमारा मन भगवान के प्रति लगा रहे। चिकित्सक होने के नाते मुझे आपको स्वास्थ्य के बारे में भी अवगत कराना जरूरी लगता है। इसलिए आज हम सभी लोग एक बहुत ही गंभीर समस्या है, बड़ा कॉमन है, जिसको हम लोग इनडाइजेशन यानी अपच के रूप में जानते हैं, उसकी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका कारण क्या है, इसका उपचार क्या है और ये किन लक्षणों से युक्त होता है, इसकी चर्चा करेंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले इन सब बातों का, तो आप लोग इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। अब चर्चा शुरू करते हैं हम लोग इनडाइजेशन यानी कि अपच। इसको हम लोग मेडिकल भाषा में डिस्पेप्सिया नाम से भी जानते हैं। एक इसके बारे में अब चूंकि मैं अब आपसे बार करता हूँ कि ये जो वीडियो है, एपिसोड है, ये चिकित्सक बंधु भी हमारे दिखते हैं, तो उनके भी हित को ध्यान में रखते हुए मुझे थोड़ा सा इंग्लिश में बोलना पड़ता है, फिर उसका हिंदी वर्जन भी हम आपके सामने रखेंगे। तो कहीं कहीं पे कुछ शब्द भारी हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यदि इनडाइजेशन को हम ओवरऑल देखें तो क्या है ये अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। पहली बात तो आप समझें कि एब्डोमेन और स्टमक में क्या अंतर है। जैसा आम पब्लिक समझती है, तो जब हम डॉक्टर लोग शरीर के पार्ट को पढ़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं थोरेक्स यानी चेस्ट वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं, इसको चेस्ट को हम लोग मेडिकल भाषा में थोरेक्स कहते हैं। और इसको आप लोग पेट कहते हैं, स्टमक कहते हैं, इसको हम लोग एब्डोमेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसी एब्डोमेन में स्टमक एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि जब खाना खाते हैं तो खाना इसी स्टमक में आकर के एक ऐसी थैली है जे शेप्ड में, जे जैसे अंग्रेजी शब्द होता है ना, उसी जे शेप्ड जे के रूप में एक ऐसा थैली है जिसमें हमारा भोजन आकर के इकट्ठा होता है, यहीं से पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो अभी कुल मिला के बात समझे तो इसमें है कि अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट डिस्क्राइब्ड एज बर्निंग सेंसेशन, bloating or gasiness, nausea or feeling full too quickly after starting to eat. अपर एब्डोमिनल माने कि ये जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको जैसे लगेगा कि जलन हो रही है, भारीपन बना हुआ है, कभी कभी खट्टी डकार भी आ रही है, और जैसे खाना खाया तो पेट एकदम से लगता है कि भारी भारी हो गया, यानी कि जो कंफर्ट जोन में था वो डिस्कम्फर्ट हो गया। तो बहुत से लोग खाना खाने से भी बचने का प्रयास करते हैं कि अरे तो बाद में खाना खाएंगे हम। अच्छा, ये तो एक हमने बताया आपको। इसमें लक्षण यदि हम सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में क्या है कि पहला देखें, कैसे समझेंगे आप। अर्ली फुलनेस ड्यूरिंग ए मील, माने कि यू हैव नॉट ईटेन मच ऑफ योर मील बट यू ऑलरेडी फील फुल एंड मे नॉट बी एबल टू फिनिश ईटिंग। माने कि अब आप पूरा खाना नहीं खा रहे हैं और थोड़ा ही खाए आपका पेट भर गया, तो ये ऐसा है तो आप मान के चलें कि आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अपच की समस्या है। दूसरा लक्षण जो है वो अनकंफर्टेबल फुलनेस आफ्टर ए मील, माने कि अब वो खाना तो खा लिया और खाना खाने के बाद आपको ये होगा कि आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, आप कंफर्ट जोन में नहीं है। अब आप कहेंगे कि भैया पहले बिस्तर पर लेट जाए, है ना। खाना खाने के बाद एकदम ऐसा पेट भारी होगा, हल्का हल्का मीठा दर्द भी होने लगे, आप लेट जाएंगे।
तीसरे में आता है डिसकंफर्ट इन द अपर एब्डोमेन, ये हम इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चौथा है ब्लोटिंग इन द अपर एब्डोमेन, माने कि यू फील एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन ऑफ टाइटनेस इन योर अपर एब्डोमेन, माने ऐसा लगेगा जैसे कोई रस्सी टाइप का बांध दिया है, एकदम कड़ा कड़ा लगेगा पेट आपको, या किसी किसी को ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पेट ही फट जाएगा। और पांचवा लक्षण में देखिए तो इसमें हमको नाजिया, माने ऐसे लगता है कि कुछ उल्टी मिचली हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिचली आती रहेगी। अब हम ये तो लक्षण की बात मैंने कही आपसे, अब कारण की बात करते हैं। कारण को जानने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम कुछ बता दें कि जो स्टमक हमारा होता है, यानी कि एब्डोमेन के अंदर जो स्टमक है इतना बड़ा साइज में लगभग, उसमें HCl का सिक्रेशन होता है। हमारा एक एसिड है जो HCl के नाम से जानते हैं, और इतना पतला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सब लोग जानते हैं कि बैटरी वगैरह में भी पड़ता है, और टॉयलेट क्लीनर वगैरह में भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े मैल को वो हटा देता है, लेकिन उतना कंसंट्रेटेड और नहीं होता है, इतना गाढ़ा नहीं होता, बहुत हल्का हल्का इतना होता है गाढ़ा कि वो हमारे आंतों को जला ना पावे, वो स्टमक एरिया को वो जला न पावे। उस स्टमक में एक जैसे प्याज का छिलका आप देखते हैं ना, उस प्याज के छिलके की तरह एक लेयर होती है अंदर में, बहुत पतला होता है। अब वहाँ पे यदि हम हमेशा HCl का कुछ न कुछ सिक्रेशन होता है, वहाँ पे HCl का सिक्रेशन इसलिए भी होता है कि जो बैक्टीरिया जो हम खाना खाते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया आके हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचावे, उनको वो जो है मारने का भी काम करते हैं। और जो फूड है उसको मतलब एसिडिक मीडियम, अम्लीय मीडियम बनाने के लिए भी ऐसा होता है। तो और जिससे कि कई प्रकार के जो स्राव हैं, एंजाइम्स हैं, वहाँ स्टमक से भी निकलते हैं, और आगे भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियाज, सबसे भी निकलता है, और पाचन वैसे स्टार्ट हो जाता है। ये तो एक सामान्य सा परिचय उसका होगा। और कारण में देखें, हम यदि आते हैं तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल यदि 100 में से हम 98 लोगों को देखें तो बड़ी बुरी स्थिति है लाइफ स्टाइल की ना। पहला ही कहा गया ब्रह्म मुहूर्ते उठना है, कोई नहीं उठता। फिर कहा जाता है कि भैया रात में जल्दी सो जाइए, कोई सोने की कोशिश नहीं करता। सबसे कहा जाता है कि आप टहलिए, मेहनत करिए, झाड़ू पोछा बर्तन करिए, ऐसा कोई आज नहीं करना चाहता। तो जब ऐसा नहीं करेगा तो जिस रेट से HCl का सिक्रेशन होना है, आप बात पूरा समझने का प्रयास करिएगा। ये भगवान की मशीन है, मैं अध्यात्म नहीं समझा रहा हूँ, ये भगवान की मशीन है। वहाँ एक बायोलॉजिकल क्लॉक रन करता है। अब ये बायोलॉजिकल क्लॉक अपने हिसाब से वो सिक्रेशन करेगा, वहाँ स्राव करेगा। और यदि आप समय पे नहीं खाते हैं, नहीं सोते हैं, आपके सोने पे भी ये डिपेंड करता है। यदि आप ज़्यादा जाग गए तो भी ये ज़्यादा निकल सकता है, ज़्यादा सो गए तो भी ज़्यादा निकल सकता है। मतलब ये ऐसा बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसको कि डॉक्टर की बात को समझ सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल यदि आप अपना सही रखते हैं, अपनी दिनचर्या सही रखते हैं, अपना वो क्या बोलते हैं कि शरीर को फिजिकली मेहनत करते हैं, तो आप इन सब रोगों से बच सकते हैं। लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा कारण इसका है। दूसरा, कुछ लोगों की हैबिट होती है ओवर ईटिंग, मतलब इंजॉयमेंट करने के लिए पेट भरा है, फिर भी कुछ न कुछ जो भी मिल गया वह खा लिया। अब खा लिया तो जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ओवर हो गया स्टमक में, तो अब इससे उतना सीक्रेट नहीं होगा और पचाने के लिए तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। इंडाइजेशन के रूप में आ जाएगा। टू मच कैफीन, अल्कोहल, चॉकलेट और कार्बोनेटेड बेवरेजेस, शराब का ज्यादा सेवन कर रहे हैं लोग। कैफीन, चाय है, कॉफी है, इस सब का भी ज्यादा सेवन कर रहे हैं। कुछ लोग तो चलो कुछ मीठा हो जाए
मीठा होने का मतलब है कि चॉकलेट का ही कुछ सेवन कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को नहीं करना है। और कार्बोनेटेड बेवरेजेस माने जिसमें ऐसे जो है पेय पदार्थ हैं जिसमें कि अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल करके, मतलब खाने वाली गैस जो बोलते हैं उसको, उसका भी सेवन करने से ये समस्याएं पैदा हो जा रही हैं। पांचवा, तो जो शौकीन लोग हैं स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकिंग करने वालों के साथ ये बहुत समस्या पैदा होती है। देखिए, हमारे दिमाग से एक नस निकलती है, मैं थोड़ा थोड़ा व्याख्या भी करते जा रहा हूँ हर बात का, जिससे आप बात समझने का अपने लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं। कि हमारे ब्रेन से एक नस निकलती है, इसका नाम है वेगस नर्व। ये काफ़ी लंबी है। ये हमारे हार्ट से होते हुए हमारी स्टमक से भी को भी क्रॉस करती है। अब इसको यदि आपने इसको उत्तेजित करने वाली चीज़ें प्रदान कर दी, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, चाय है, कॉफ़ी है, तो आपके हार्ट बीट को भी बढ़ा देता है। इसीलिए किसी को देखिए, अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई नींद आ रही, चलो कॉफ़ी पी लेते, चाय पी लेते हैं। तो ठीक है, थोड़े समय के लिए आपने वेगस नर्व को उत्तेजित तो कर दिया, आपकी नींद तो गायब हो गई, लेकिन वहाँ एचसीएल का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगेगा। एचसीएल का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो समस्याएं पैदा होंगी। इसके बारे में थोड़ा आगे और भी हम बताते हैं अभी आपको, अभी कारण को देखने। छठा है एंजाइटी। यदि आप चिंतित हैं हर बात को लेकर के, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो आप मान चले कि आप वेगस नर्व को एक्साइट कर रहे हैं, दिमाग एक्साइट कर रहे हैं, एचसीएल का सिक्रेशन होगा तो आपको पच की समस्या पैदा हो जाएगी। कुछ दवाएं ऐसी हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, दर्द निवारक दवाएं हैं, और आयरन की भी गोलियां हैं। इनसे भी क्या होता है कि अपच की समस्याएं हो जाती हैं। एक है जो मानसिक हम लोग रोग मानते हैं, उसको बोलते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें भी जो है, इसके पहले एपिसोड में हमने पूरा डिटेल बताया था आईबीएस क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या, उसको आप देखें पिछले एपिसोड में। तो उसमें वो है तो भी दिक्कतें पैदा हो जाएगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ मैं। गैस्ट्राइटिस एक शब्द होता है। गैस्ट्राइटिस माने कि जो स्टमक में जो लेयर हमने आपको समझाया उसमें यदि सूजन आ गई तो उसके वजह से भी पाचन में दिक्कत होगी, अपच की समस्या हो जाएगी। और यदि एचसीएल बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो वो उस लेयर को काट देता है, जिसको म्यूकोजल लेयर, अपने प्याज के छिलके वाले बताया, म्यूकोजल लेयर को काट देगा तो वहाँ पे घाव बन जाएगा, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे गॉल स्टोन्स हो जाए, माने कि जो पथरी की समस्या होती है गॉल ब्लैडर में, उसको हो जाए, उसमें मिलता है। और यदि आपका पेट ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, तो भी हो सकता है। पैंक्रिया जो अग्न्याशय है उसमें सूजन हो जाए तो भी हो सकता है। यदि कैंसर है तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा अपच की समस्या। और यदि बड़ी आंत में, आगे आंतों में जाके कहीं पे कोई ट्यूमर वगैरह है तो भी अपच की समस्या हो जाएगी। और एक होता है इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, यानी वहाँ ब्लड सप्लाई कहीं कम हो रही है आंतों में, तो भी हो जाएगी। डायबिटीज है तो भी हो जाएगी, और यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी हो जाएगी, और प्रेगनेंसी में भी आमतौर पे मिलती है। तो ये चिकित्सक बंधुओं को बताने के लिए भी हमें थोड़ा वीडियो बताना, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अच्छा, अब आप देखें कि आप किस अवस्था में आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। आपने से आप कोई ट्रीटमेंट न करें, आपको समस्या तो डॉक्टर साहब से जरूर मिले। वेन टू सी ए डॉक्टर, यदि आपको देखिए आपके शरीर में ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जैसे आपको भूख नहीं है लग रही है, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, आपको खाते हैं पेट भारी हो जा रहा है। दूसरा कि अनइंटेंशनल वेट लॉस, यानी आप सब कुछ खा पी रहे हैं उसके बाद भी वेट आपका लॉस हो रहा है। तीसरा, यदि उल्टी हो रही है, उल्टी के साथ एक ब्लड आ गया। चौथे में है कि काले रंग की यदि लैट्रिन हो रही है और आप में खून की कमी हो रही, शरीर में एनीमिया हो रहा है, तो इन दशा में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, तो उस कॉम्प्लिकेशंस को वो समझ पाएंगे।
इतनी चीज़ें यदि आप समझ रहे हैं तो हम आपको ट्रीटमेंट की तरफ, इसके उपचार की तरफ ले चलते हैं। उपचार में क्या करना चाहिए? उपचार में जैसा आप बहुत से लोग जानते हैं कि एंटासिड, चुबलाने वाली गोलियाँ आती हैं अल्मोनियम मैग्नीशियम की सब साल्ट की, उसको चुबलाने की जरूरत होती है। H2 ब्लॉकर जैसे कि कुछ नाम है, पेंट्राप्रोजाल है, रेविप्रोजाल है, इस सब दवाओं के यूज करने से जो जिसको H2 रिसेप्टर H2 ब्लॉकर्स कहते हैं, इस सब को लेने से भी कंट्रोल होता है। लेकिन यदि आप कारण को नहीं हटाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। अब आपको थोड़ा अब उस उपचार को बताने का प्रयास करें जैसे आयुर्वेद में जो दिया हुआ है। आयुर्वेद का सीधा से सिद्धांत है, वात पित्त और कफ, इन तीनों के कम बेसी होने की वजह से ऐसा इस पे डिपेंड करता है हर चीज। तो ये जो है पित्तज प्रकृति का रोग है, माने इसमें पित्त का जो है वो समावेश ज्यादा हो जाता है, तो इस प्रकार का अपच की समस्या होती है। इसमें मैं आपको आयुर्वेदिक इलाज भी बता रहा हूँ, इसको आप करें। दिनचर्या यदि सही कर ले आप उस भगवान की घड़ी को, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक हम लोग कहते हैं डॉक्टर लोग, उसको सही कर ले तो आप समझ लें आप बिना दवा के ठीक हो जाएंगे। जो सालों सालों से दवा खा रहे हैं वो बिना दवा के ठीक हो जाएंगे। मैं आपको कुछ दवा का भी नाम बता रहा हूँ, इसको आप लें तो आप निश्चित लाभ होगा। जैसे बिलवादी चूर्ण, दूसरा नाम है चित्रकादिवटी। चित्रकादिवटी, इसको 2 गली 3 में 3 बार ले लें। एक आप नाम जानते होंगे लवण भास्कर चूर्ण या हींग वाष्टक चूर्ण, कभी कभी इसको 1 चम्मच आप ले सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। महाशंखवटी, एक गोली का नाम है आयुर्वेद में, इसको 2 गली 3 में 3 बार ले सकते हैं आप। और दाढ़ी मास्टक चूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम लेने से आपको आराम मिलेगा। ये तो मैंने बता दिया रास्ता आपको, लेकिन आपसे विनती ये है कि आप बिना डॉक्टर की राय के कोई दवा न खाएं। आपको निश्चित स्वास्थ्य लाभ होगा। सनातन मिशन आपके स्वास्थ्य की कामना करता है। आप स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, राष्ट्र बल बनेगा। जय श्री राम।